एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की इस क्लास में। एक्चुअली इट्स नॉट ए क्लास, इट्स मोर ऑफ अ 10 to 15 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो जिसमें हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एवरी डे डिस्कस किया करेंगे असाइड फ्रॉम आर क्लासेस। क्योंकि होता क्या है, क्लासेस चलती जा रही हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टॉपिक करते हैं एंड कई बार ऐसा होता है देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो एक बारी में हमें समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मतलब बहुत सारी इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी, उनमें हम जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड जहाँ जहाँ पे हमारे फंसने के चांसेस हैं, हम उनके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसको आप लोग कभी भी अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं। जो नॉर्मल क्लासेस होती है वो 1 घंटे 50 मिनट्स की होती है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उन क्लासेस को दोबारा देखना, देन फिर हर एक टॉपिक को बीच में ढूंढना कि अच्छा ये वाला टॉपिक कहा था, ये वाला टॉपिक कहा था। सो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन करेंगे। इस चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना है ये तो पता चले। सो बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं, आपकी एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं, मैं भी कई बारी पढ़ा चुकी हूँ आपको। अच्छा, जस्ट इन केस मैंने बताया नहीं है, मेरा नाम स्वाति राठी है, मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूँ। सो आज किसके बीच में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एक सेकेंड इस पेन टैब को रख लेती हूँ मैं थोड़ा अपनी पैरों पे ताकि हिले ना कैमरा एंड चीजें विजिबल हो। ठीक है, सो आज हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगी एंड देन हम करेंगे एक क्वेश्चन जो हमारे सैम्पल पेपर में गिवन था। जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, आपकी रिविजन हो जाएगी, जिनको नहीं आता है अब आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है बेटा वो हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में गिवन है। असल में हमारे पास 5 मेन रिएक्शंस हैं विच इज योर कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। शुरू की 2 तो आसान है, ये लास्ट की 3 थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये है, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैं सीधा डिस्प्लेसमेंट से शुरू कर रही हूँ। रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट ये शब्द सुनते ही क्या आ रहा है मैम, ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड ना हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है मैं एक बार आपको समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए आप पॉइंट ए पर हैं, आप पॉइंट ए से चलते 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 पॉइंट बी पे गए, फिर पॉइंट बी से चलते 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 पॉइंट सी पे गए। एक रास्ता तो ये है जो डॉटेड है, एक रास्ता क्या है कि मैं डायरेक्टली ए से सी पर आ गई। तो ए से बी, बी से सी पे जो मैं गई हूँ वो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, बट मैंने एक शॉर्टकट ले लिया, ए से डायरेक्टली सी आने का, वो मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब मैं केमिस्ट्री की क्लास में फिजिक्स क्यों पढ़ा रही हूँ, है ना, क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ना मास हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मास हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। हमें अक्सर लगता है कि मास का मतलब सेम होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का मास अलग होता है, फिजिक्स का मास अलग होता है, सॉरी वेट, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेट अलग होता है। फिजिक्स में वेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम ग्रेविटी इंक्लूड करते हैं, केमिस्ट्री में जब हम वेट पढ़ते हैं वो मास के बराबर ही होता है। केमिस्ट्री में जो वेट शब्द है वो मास की तरह पे यूज होता है। ठीक है, पहले मैंने मास बोल दिया था, थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें भी हो जाती है। तो ये हमारी फिजिक्स की डिस्प्लेसमेंट है। अब केमिस्ट्री की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हम लोग रोज अपनी ना रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे सपोज मैं मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ, तो मेट्रो में क्या होता है, एक बंदा अगर अपनी सीट से उठता है, कोई दूसरा उसके जगह पे जाके बैठ जाता है, वो दूसरा उठता है, कोई तीसरा उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। कई बारी तो मैंने मेट्रो में लोगों को लड़ते हुए भी देखा है उस सीट के लिए, और जीतता कौन है, जो सबसे स्ट्रांग होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छे से लड़ाई कर सकता है। स्वाति मैडम उनमें से है नहीं। अब उसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा। अब स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है मैम, इसमें हल्की सी कंफ्यूजन हो रही है हमें।
हमें कैसे पता चले कौन सी चीज स्ट्रांग है? अपनी केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 119 एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या मैम हमें हर एक चीज की स्ट्रेंथ देखनी होगी? तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमको देखनी होगी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ दिए गए होंगे हमारे एलिमेंट्स, तो हमें सीधा सीधा उन एलिमेंट्स के साथ चलना है और उन एलिमेंट्स के हिसाब से ही हमें हमारा ऑर्डर देखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो मैं पहले यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिखती हूँ, फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट शब्द का तो मतलब समझ में आ गया, पर केमिस्ट्री में उसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है काशी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे ये एक नेमोनिक है काशी। उसके बाद आएगा Na। Na क्या होता है? नाथ। काशी नाथ का, देखो कैल्शियम का मामा से इट स्टैंड्स विद Mg। अगर किसी ने नहीं लिखा है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा ये। काशीनाथ का मामा एल्यूमिनियम से हो गया आलू, Zn से हो गया जरा, Fe से हो गया फीका। काशीनाथ मेरा एक दोस्त है जिसके मामा का ढाबा है, उसके ढाबे पे मैं गई, उन्होंने ना आलू थोड़ा ना फीका सा बना दिया, नमक नहीं डाला उन्होंने ढंग से उसमें। तो मैं वही बता रही हूँ कि भाई काशीनाथ का जो मामा है ना, वो आलू जरा फीके पकाता है। पकाता से आया पीबी, यहाँ पे आएगा पकाता है। है इज एच के बाद आएगा कॉपर। ठीक है, यहाँ तक तो याद आ जाएगा, पकाता है क्योंकि। अब इसके बाद आएंगे सिल्वर और गोल्ड। अब सिल्वर और गोल्ड याद रखने थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे याद रखना है कि पहले सिल्वर आएगा पहले गोल्ड। जब लोग नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे को आप करके बुलाते हैं ना, एक दूसरे को बड़े प्यार से एजी बुलाते हैं। तो शुरू शुरू में सब एजी बुलाते हैं, उसके बाद सारे के सारे आ जाते हैं ए यू, ऐसे बोलने लग जाते हैं, ए यू ए तू चुप कर, ऐसे ना। तो शुरू शुरू में तो एजी करके बुलाते, फिर हम ए यू पर आ जाते हैं। तो उस तरीके से याद रख लीजिएगा कि कॉपर एजी एंड ए यू। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा नीचे टेढ़ा बना दिया, तुम सीधा ड्रॉ कर लेना। अब होगा क्या, जब मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगी बेटा तो रिएक्टिविटी घटेगी। यानी कि अगर मैंने पोटेशियम से सोडियम की तरफ मूव किया तो रिएक्टिविटी घट गई, मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर मैं मूव करूंगी एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम पे तो मैं क्या कर रही हूँ, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव की तरह मूव कर रही हूँ। हमेशा बस एक चीज याद रखना कि जो चीज ऊपर होगी वो मोर रिएक्टिव होगी, जो नीचे होगी वो लेस रिएक्टिव होगी। ठीक है, अब जैसे एक बहुत ही सीधा सा एग्जांपल रखते हैं हम, जैसे मैंने इधर लिया AgNO3 और मैंने साथ में रिएक्ट करा दिया पोटेशियम का, तो क्या ये रिएक्शन होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपके हिसाब से क्या होगा? अब होना क्या चाहिए, पोटेशियम मोर रिएक्टिव है या Ag? विच वन इज मोर रिएक्टिव? देखकर ही पता चल रहा है तुमको कि मैम पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एंड Ag इज मैम लेस रिएक्टिव। तो होगा क्या, जो ये मोर रिएक्टिव मेटल है ये लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो बनेगा क्या, बन जाएगा मेरा KNO3 और Ag अपना बाहर मौज मारेगा, वो अलग हो जाएगा, उसे लेना देना ही नहीं है। अच्छा चलो, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया CaCO3 प्लस में कॉपर, मान के चलो कोई भी एक रैंडम इक्वेशन मैंने बनाई। तो अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? आप लोगों की सूझबूझ, आप लोगों की समझ क्या कहती है कि CaCO3 प्लस कॉपर वाला रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बेटा हमेशा याद रखना कि मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। तो अगर आप कहते हो कि मैम जो कॉपर है हमारा, दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। पर हमारी जो बगल में ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज ही हमें समझा रही है कि भाई कॉपर तो बहुत नीचे है, कैल्शियम तो अपना बहुत ऊपर है। यानी कि जो हमारा कैल्शियम है वो कॉपर से डिस्प्लेस नहीं होगा, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये नहीं हो पाएगा। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि भाई नो रिएक्शन, भाई किसी भी हिसाब का रिएक्शन यहाँ पर नहीं चल रहा है, नो रिएक्शन। क्लियर है? इस तरीके से हमें टैकल करना है हमारे ऐसे क्वेश्चंस को।
डन एवरीबडी, चले आगे बढ़े। तो अब डिस्प्लेसमेंट तो हमें समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सीधा सीधा बस हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड होना था। अब अगला जो टॉपिक आता है दैट इज आवर डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अगेन गेट कंफ्यूज्ड कि जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में आयन मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी ये होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट की एक सीधी सी डेफिनेशन है कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। यहाँ पे रिएक्टिविटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर केवल एक्सचेंज हो रहा है आयन्स का। अब ये भी थोड़ा समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेकर आई हूँ जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पर मैं एक बार इसके बारे में बस थोड़ी सी चीज आपको लिखवा देती हूँ कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन में पूछा जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। उसके बाद अब जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो बेटा दो तरीके का होता है। पहले तरीके के क्या होते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, तो हम उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स गिवन हैं, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब सोल्यूशन बना तुम्हारा, नीचे एक अलग सी चीज इकट्ठी हो जाती है सॉलिड और वो सोल्यूशन में घुलती नहीं है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेट ना बेटा बहुत सारे रंग का होता है, जैसे BaSO4 नाम का एक प्रेसिपिटेट बनता है तुम्हारा, वो वाइट रंग का होता है। तो ऐसे ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ एक ही प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होगा, बहुत सारे प्रेसिपिटेट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपके होते हैं, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा वाला रिएक्शन है दैट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आप लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो वहां पर समझाया गया है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे एंड सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही आपस में रिएक्ट करते हैं, तो नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी रिएक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड भी रिएक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करेगा कि सॉल्ट का नेचर कौन सा बन रहा है। एंड डू नॉट वरी, मैं इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपका जो इसके ऊपर कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं और मैं साथ में ट्रिक समझाती हूँ। अच्छा, आगे आगे एक काम करते को पीछे समझा देती हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह खाली थी इसलिए समझा रही हूँ। सो जैसे सपोज मेरे पास है HCl, बहुत ही सिंपल सा है ये, और मेरे पास है NaOH। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से दिखाऊं मैं, देखो HCl में दो आयन है ना तुम्हारे, एक तो H प्लस आयन है, एक Cl माइनस आयन है। बेटा इस रिएक्शन को समझने के लिए आयन्स की समझ होनी चाहिए। एक तुम्हारा Na प्लस आयन है, एक तुम्हारा OH माइनस आयन है, ये आयन्स तुम्हारे प्रेजेंट है। अब बेटा प्लस के पास कौन सा आयन है, Cl वाला, प्लस के पास कौन सा आयन है, Na वाला। जो प्लस के बिल्कुल बगल वाले आयन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंदर वाली, ठीक है। एक था ना, एक तरफ अंदर वाली एक तरफ बाहर वाली, वो वाला लॉजिक लगाएंगे। अंदर वाली, जो बाकी दो आयन्स बचे वो है बाहर वाले। अब क्या करो, अंदर वाली को एक साथ ले आओ, अंदर वाले को एक साथ ले आए तो बन गया NaCl, बाहर वाली को साथ लेकर आए तो बन गया H2O। ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा वाला है, ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। चलिए अब एक बारी जल्दी से ये प्रीवियस ईयर नहीं सैम्पल पेपर का क्वेश्चन हम करते हैं। जितना भी मैंने अभी आपको ज्ञान दिया है उसके बाद आई होप आप जवाब दे देंगे इस चीज का। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन कौन सी है। आपको यहाँ पे दो रिएक्शन गिवन है 1 एंड 2, एंड आपको बताना है 1 वाला कौन सा टाइप है और 2 वाला कौन सा टाइप है। मैं आप लोगों को देती हूँ 30 सेकेंड्स, एंड 30 सेकेंड्स के बाद आप लोगों से पूछूंगी मैं जवाब। ऐसे थोड़ी ना सारा सब मैडम बताती रहेगी, तुम लोग क्या करोगे फिर,
अगर मैं नहीं बताते रहना है तो। ठीक है, करो जल्दी से। देखो ए में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाली है उसमें ए जो है वो बी को रिप्लेस कर रहा है। सेकंड वाली में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। हिंट ही दे दिया मैंने, जरूरत ही नहीं पड़ेगी दिमाग लगाने की अब अपने को मैडम, जरूरत ही नहीं है। क्या हो रहा है यार, इधर ए और बी आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं। सो ये है आपका केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ए बी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। एक चीज, बस एक चीज को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रही है। तो दिस इज जस्ट योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, सी जो है वो बी को डिस्प्लेस कर रहा है, बी जो है वो सी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो दो चीजें आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो हमारा जो आज का डिफरेंस बिटवीन था वो खत्म होता है। अगला डिफरेंस बिटवीन मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। बट डू लेट मी नो अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी है, तो मैं ऐसी बहुत सारी सीरीज तुम लोगों के लिए शुरू करने की सोच रही हूँ, क्योंकि बोर्ड्स का टाइम आ रहा है तो घबराहट होती है कि रिविजन किस प्रकार करें। तो इन छोटी छोटी सीरीज के थ्रू वी वुड बी एबल टू रिवाइज ऑल ऑफ इट। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों की क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, सी यू सून, जल्द ही।